एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि कॉम्पोजिशन अगर किसी भी सॉल्यूशन का है तो उसको दो तरीके से हम देख सकते हैं। कैसे? एक होता है उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके, कितनी क्वांटिटी उसके अंदर प्रेजेंट है। एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस करके, तो उसकी कितनी अच्छी क्वालिटी है। ठीक है, कोई भी सामान आप खरीदने जाते हैं तो उसका क्या देखते हैं कि वो क्वांटिटी में ज्यादा आ रहा है, ठीक है, और वो क्वालिटी में कैसा आ रहा है, तो दोनों चीजें देखते हैं ना। ठीक वैसे ही तो सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज किसी भी कंपोनेंट का अगर आपको निकालना है तो एक फॉर्मूला है इसका जो कि आपको यूज करना होगा, और ये क्लास 11 12th में भी आपने यूज, मतलब 11 12th में तो करोगे ही, और फ्यूचर में चाहे आप किसी भी फील्ड में जाओ ये यूज करोगे ही। अगर इंजीनियरिंग करोगे, चाहे डॉक्टर की पढ़ाई करो, कुछ भी करोगे, ये यूज होगा। तो mass percentage of the component is equal to the mass of the component in the solution divided by total mass of the solution into 100। ठीक है, सिंपली अगर मान लो आपने 10% ग्लूकोज को वाटर में ऐड किया, इसका मतलब आपने 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया, जिसकी वजह से टोटल वाटर और ग्लूकोज का सोल्यूशन मिलके 100 ग्राम सोल्यूशन बना। ठीक है, सिंपल है मास परसेंटेज। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? तो जैसे वहां पे मास था तो मास का परसेंटेज ले रहे थे, वैसे यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम का हम परसेंटेज लेंगे। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझ लो। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। सिंपल है। यहाँ पे उसका भी एक एग्जांपल दिया है, इसको भी आप पढ़ सकते हो, इतना वैसे कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये ज्यादातर यूज होता है अपने मेडिसिन और फार्मा में। तो इसमें क्या करते हैं, मास को वॉल्यूम परसेंटेज से डिवाइड कर देते हैं, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकल आता है। इट इज द मास ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। मिलियन क्या होता है? मिलियन होता है 10⁶। तो पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इनटू ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10⁶। तो कितने नंबर हैं टोटल कंपोनेंट के, उसके पार्ट्स के, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ कितने पार्ट्स हैं सारे कंपोनेंट्स के उस सॉल्यूशन के अंदर, और उसको इनटू कर दो 10⁶ से, तो आपका पार्ट्स पर मिलियन निकल आता है। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। इन जितने भी हम टर्म्स पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको पहले से बहुत सारी चीजें पता होंगी, तो मोल फ्रैक्शन आपके लिए न्यू होगा, तो इसको ध्यान से समझना। और इसमें एक नीचे एक इंपॉर्टेंट बात भी लिखी है, वो भी मैं आपको पढ़ के बता दूं। कॉमनली यूज्ड सिंबल फॉर मोल fraction is x, and subscript used on the right hand side of x denotes the component. It is defined as the mole fraction of a component is equal to the number of the moles of the component divided by total number of the moles of all the components. For example, in a binary mixture, अगर कोई भी बाइनरी है, बाइनरी का मतलब उसमें दो हैं, दो कंपोनेंट है उसके अंदर, एक कोई भी ए हो गया, एक कोई भी बी हो गया, ठीक है, ए और बी का मिक्सचर है तो उसे बाइनरी बोलेंगे। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ बी आर एन ए, इसको एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एन बी से बी वाले को रिप्रेजेंट करते हैं रिस्पेक्टिवली। तो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा एक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ बी। For a solution containing I number of the components, we have xi is equal to ni divided by n1 plus n2 plus n3 dot 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 ni तक चलता रहेगा, यानी is equal to ni divided by sigma ni. It can be shown in a given solution sum of all the mole fractions is unity। ये इंपॉर्टेंट चीज है और ये एमसीक्यू में पूछी जाती है कि सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस कितनी होती है। तो ऑप्शन दे देगा 0 1 2 3, तो ये होती है 1। ठीक है, तो x1 प्लस x2 डॉट 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 x3 डॉट 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 x आई तक आप लेके जाओगे तो वो 1 होगा। तो ये थे इसके पूरे कंसंट्रेटिक टर्म्स। तो आई होप आपको सिंपली ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कंसंट्रेटिक टर्म्स। इससे पहले की भी मेरी वीडियोस आप देखोगे तो उसमें मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है पूरे चैप्टर का। ठीक है, अब नेक्स्ट में हाँ, यहाँ पे दो और टर्म्स रह गई हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर बस ये नेक्स्ट में जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह बचते हैं उसको हम आगे ले लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मोलैरिटी क्या होता है। मोलैरिटी, दो कॉन्सेप्ट है, एक है मोलैरिटी और एक है मोलैलिटी, तो दोनों को समझते हैं। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। तो ऊपर आपने सोल्यूट लिया, नीचे आपने वॉल्यूम लिया सोल्यूशन का, तो ये हो गया मोलैरिटी। ठीक है, अब यहाँ पे एक
है मोलैलिटी, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मोलैरिटी था उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो मोलैलिटी है इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट एंड इज एक्सप्रेस्ड एज मोलैलिटी m small m is equal to the moles of the solute divided by mass of the solvent in kg। तो दोनों में डिफरेंस है कि उसमें तो हम सॉल्यूशन को डिनोमिनेटर में रख रहे थे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को, और इसमें हम मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी को डिनोमिनेटर में रखते हैं। अब इस बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एक एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 1.3, इसको आप एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 1.2 को आप खुद से ट्राई कर सकते हो, इसका सोल्यूशन भी इधर गिवन है तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को ले लेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी पढ़ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।